हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में कौमार भर्ती में सामान्य चिकित्सा पढ़ेंगे। सामान्य चिकित्सा में हम लोग ये देखेंगे कि बालकों की जो सामान्य चिकित्सा है वो कैसे करनी चाहिए, और इसके साथ ही हम लोग कौन कौन से औषधियाँ, किस प्रकार की औषधियाँ दी जाती हैं, वे कैसे होनी चाहिए, उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस सब बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है बालकों की औषधीय मात्रा एवं औषधि सेवन। तो इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो औषधि दे रहे हैं वो उस सामान्यता किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि ये 3-4 पॉइंट है, इसको देखिए। सबसे पहला जो पॉइंट है कि मधुर द्रव्यों का सेवन। तो बालकों को जो है मधुर द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए, क्योंकि वो प्रिय होते हैं। अन्य द्रव्यों का सेवन जो होता है, मतलब वो उसको उतना प्रिय नहीं होता जितना मधुर द्रव्य, तो इसीलिए औषधि का सेवन आसान हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि बालक के कोष्ठ को ध्यान में रखकर उसकी औषधि मृदु और लघु सुगंधित द्रव्यों से प्रयोग करें। ठीक है, बालकों का कोष्ठ जो होता है वो मृदु कोष्ठ होता है। ठीक है, उसका पाचन इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसकी जो औषधि होती है वो मृदु और लघु होनी चाहिए। उसके साथ ही सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करें, जिसके कारण वो प्रिय लगे बालक को। ठीक है, उसके बाद शीतल द्रव्यों का प्रयोग करें। ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं चौथा जो पॉइंट है, संशामक औषधि नहीं देनी चाहिए। मतलब कि जो दोषों का शमन करती है वो ऐसी औषधि नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ऐसी औषधियाँ तीव्र होती हैं जो कि मृदु कोष्ठ के लिए उचित नहीं है। ठीक है, उसके बाद देश गुण, काल और आत्मगुण विपरीत औषधियाँ देनी चाहिए। देश गुण विपरीत हो, काल विपरीत हो। काल विपरीत मतलब जैसे कि कोई रुक्ष, ग्रीष्म में रुक्षता होती है तो इसमें स्निग्ध औषधियों का प्रयोग कराएं। और आत्मगुण विपरीत हो, आत्मगुण जैसे मान लीजिए कि बालक जो है तो वो पित्त प्रकृति का है या तो कफ प्रकृति का है, तो ऐसे में पित्त प्रकृति के विपरीत औषधियों का सेवन कराएं, कफ प्रकृति के विपरीत औषधियों का सेवन कराएं, इस प्रकार से। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं प्रवृत्ति के अनुसार बालक। ठीक है, आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 3rd चैप्टर में, ठीक है, 3rd चैप्टर में प्रवृत्ति के अनुसार बालक का वर्णन किया है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, प्रवृत्ति के अनुसार बालक, इसमें क्या होता है कि बालकों को उन्होंने 2 प्रकार से औषधि सेवन के लिए 2 प्रकार से उन्होंने वर्णित किया है। एक होता है परतंत्र वृत्ति और एक होता है स्वतंत्र वृत्ति। परतंत्र वृत्ति जो होती है, जो मतलब डिपेंडेंट होती है किसी के ऊपर। ठीक है, तो परतंत्र वृत्ति में बालक जो होता है वो क्षीरपाई होता है, मतलब माता के ऊपर डिपेंड करता है। और इस प्रकार वो जब माता के ऊपर डिपेंड करता है तो औषधि का सेवन तो उसको करा नहीं सकते, इसलिए औषधि का सेवन माता को कराएं। और दुग्धपान के समय वो औषधि बालक को प्राप्त हो जाती है, या तो स्तन में लेप कराएं। ठीक है, उससे भी दुग्धपान के समय जो बालक है वो औषधि को ले सकता है। ठीक है, और यह औषधि मधुर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र वृत्ति में देखते हैं। स्वतंत्र वृत्ति में तो बालक मतलब चलने फिरने, खाने पीने वाला हो जाता है। ठीक है, तो इसमें वो इजीली नॉर्मल तरीके से औषधि का पान कर सकता है। तो इसमें यही बताया। इसके बाद आचार्य चरक ने एक बात और वर्णित की है। इन्होंने एक श्लोक के माध्यम से देखते हैं। चलिए आइए श्लोक पढ़ते हैं। ये भी चिकित्सा स्थान 3rd चैप्टर का श्लोक है। ठीक है, प्रवृत्ति के अनुसार बालक के जस्ट बात ही है। तो चलिए देखते हैं यह श्लोक क्या है। मधुराणी कषायाणी क्षीरवंती मृदुनी च प्रयोजयेत भिषक बाले मतिमान प्रमादता। मतलब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि भिषक को चतुराई से, मतलब समझदारी से, जो मधुर द्रव्य का क्वाथ दुग्ध में मिश्रित कर देना है। देखिए लिखा हुआ है कि मधुराणी कषायाणी क्षीरवंती मृदुनीचा, मतलब कि मधुर द्रव्य का मधुर द्रव्य का सेवन, जो कषाय है, कषाय को क्वाथ कहते हैं। ठीक है, मधुर द्रव्य का जो क्वाथ है उसको क्षीरवंती मृदुनीचा, मतलब क्षीर में, दुग्ध में मिलाकर देना चाहिए। ठीक है, प्रयोज्य। ठीक है, इसके बाद दूसरा श्लोक है। इसमें इन्होंने त्याज्य चीजें बताई हैं। अत्यर्था स्निग्ध रुक्षोष्ण अम्ल कटु विपाक च गुरु च औषध पान अन्नम तद बालेषु गर्हितम। ठीक है, ये क्या लिखा है? अत्यर्थ स्निग्ध रुक्ष उष्ण अम्ल कटु विपाकी च गुरु च औषध पान अन्नम तद बालेषु गर्हितम। इसमें इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी औषधि त्याज हैं, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसमें तो ये है कि
तो ये है अति स्निग्ध रुच उष्ण अम्ल, मतलब अति में अति स्निग्ध, अति रुच, अति उष्ण, अति अम्ल, कटु विपाक, गुरु, ऐसी चीजें और अन्न नहीं देना चाहिए, ताज बताएं। ठीक है, आगे देखते हैं काश्यप में क्या कहा गया है। ठीक है, आचार्य काश्यप जी ने इसके अलावा कुछ और भी बतलाया है, तो थोड़ा श्लोक से देखते हैं। ठीक है, न त्वेव बालस्य विशेष विशोषणम हितम नैव अति संशोधनम रक्तमोक्षणे, मतलब कि ये चीजें उन्होंने मना की हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि न त्वेव बालस्य विशोषणम हितम नौ अति संशोधनम नैव अति संशोधन रक्तमोक्षणे, मतलब कि बालक का चिकित्सा कार्य में अधिक शोषण, अधिक संशोधन, अधिक रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें ताजे बताई। इसके बाद नीचे देखते हैं, स्निग्ध है सुशीतैर मधुर दाह भिस्त त्रोपचारो अशन लेप सेचने। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसमें बताया कि क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। तो इन्होंने बताया स्निग्ध शीतल मधुर दाह उत्पन्न ना करने वाला हो, जिससे दाह उत्पन्न ना होता हो। ठीक है, इस प्रकार के अशन लेप परिषेक, इस प्रकार उपचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आचार्य वाग्भट ने भी कहा है। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है देखते हैं। आचार्य वाग्भट ने कहा है कि सौम्य कष्ट ना देने वाली औषधि, ठीक है, सौम्य कष्ट ना देने वाली औषधियों से बच्चों के रोगों को शांत करें। ठीक है, मतलब कि जिसको खाने में या जिसके सेवन में ज्यादा कष्ट ना उत्पन्न होता हो। ठीक, इसके बाद उन्होंने एक और चीज कही है कि बिना किसी अत्यधिक, मतलब अति आवश्यक, ठीक है, इमरजेंसी एकदम, बिना किसी अत्यधिक रोग के विरेचन नहीं देना चाहिए। मतलब कि अगर कोई अति आवश्यक रोग हुआ जिसमें उनको विरेचन देना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी, तभी देना चाहिए, ऐसे नॉर्मली नहीं देना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद औषधि की मात्रा को देखेंगे। औषधि की मात्रा का निर्धारण, ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, कि लिखा है, बताया है 1 मास तक स्तन पर औषधि का लेप 1 मास। ठीक है, तो 1 मास तक अगर जो बच्चे की एज है, ठीक है, अगर 1 मास तक बच्चे की एज है तो उसमें स्तन पर औषधि का लेप करेंगे और उससे जब वो दुग्ध पान करेगा तब वो औषधि को ले लेगा। ठीक है, 1 मास से। ठीक है, उसके बाद कितनी मात्रा देनी चाहिए, मतलब जो मात्रा होती है वो 2 पर्वों में जितनी औषधि रह सके, मतलब कि चुटकी के बीच 2 पर्वों के बीच में जितनी औषधि रह सके। ठीक है, इसके बाद क्षीरनाद जब वो हो जाता है, जो आयु बच्चे की क्षीरनाद है, मतलब कि जब वो क्षीर और अन्न दोनों का पान कर सकता है, तो उसमें क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि बेर की गुठली के बराबर कल्क बनाकर, ठीक है, बेर की गुठली के बराबर औषधि देनी चाहिए, वो भी कल्क बनाकर। फिर उसके बाद जब वो अन्नाद हो जाता है, अन्न का पान करने लगता है, अन्न उपयोग करने लगता है, तो उसमें कहा कि बेर की गुठली के बराबर, लेकिन इसमें किस रूप में कहा है वो नहीं बताया, बट क्षीरन्नाद में उन्होंने स्पेसिफिकली कल्क कहा है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आचार्य काश्यप ने भी कहा है। ठीक है, आचार्य काश्यप ने कहा है कि नवजात शिशु जो होता है उसको 1 विडंग फल के बराबर, ठीक है, 1 विडंग फल के बराबर मधु और घृत का देना चाहिए, मतलब कि ये अनुपान के रूप में देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 12 वर्ष की आयु तक जो होता है औषधि का नियंत्रण प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब कि 12 वर्ष की आयु अगर है तो 12 वर्ष की आयु औषधि का नियंत्रण प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो अगर हम औषधि का ही प्रयोग करेंगे तो उसकी खुद की जो इम्यूनिटी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, वरना बल और आयु का ह्रास होता है। ये सही लिखा है इसके पीछे यही है कि जो 12 वर्ष की आयु है उसमें कंटिन्यू दवाई नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अगर औषधि ही रोगों का शांत करेगी या रोगों का नाश करेगी, तो जो बालक की खुद की जो इम्यूनिटी है, जो खुद का बल है, उसको डेवलप होने का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब कि वो डेवलप नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उसकी आयु का ह्रास होगा। ठीक है, फिर उसके बाद घृत की मात्रा देखते हैं। ठीक है, उन्होंने घृत की मात्रा का भी वर्णन किया 8 मास तक। ठीक है, तो जो वह है, मतलब कि एज के हिसाब से जो 1 से 5 दिन होता है वो छोटी बेर की गुठली के बराबर घृत की मात्रा दें। इसके बाद 5 से 10 दिन तक कुछ अधिक दें, फिर 11 से 20 दिन तक आधी बेर के बराबर, फिर 1 महीने तक 1 बेर के बराबर, फिर 2 महीने थोड़ा अधिक, 3 महीने 2 बेर तक, 4 महीने तक जो होता है उसको शुष्क आंवला के बराबर, और 5 से 6 महीने तक उसे आद्रा आंवला। ठीक है, 5 से 6 आद्रा आंवला। फिर इसके बाद 7 से 8 मंथ में कुछ अधिक दिया ना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने मात्रा का वर्णन
किया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद उन्होंने क्षीरनाद में इसके बाद उन्होंने क्षीरनाद जो मतलब कि क्षीर और अन्न दोनों खाते हैं उसमें औषधि कैसे देनी इस बताया। तो क्षीरनाद में बताया है कि ऐसे बालकों की जो अग्नि होती है वो अनिश्चित होती है, मतलब कि कभी क्षीर करते हैं, कभी अन्न करते हैं, तो कभी मृदु होती है, कभी नॉर्मल होती है, कभी मृदु हो जाती है। तो ऐसे बालकों को स्नेह की मात्रा अग्नि के अनुसार देनी चाहिए। ठीक है, अब अन्नाद बालक जो होते हैं उनकी अग्नि समाग्नि होती है। ठीक है, तो उसमें आम्लक प्रमाण घृत उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जो उन्होंने बताया है वैसा। ठीक है, इसमें से एक पॉइंट उन्होंने नोट है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 8 मास तक के बालक को घृत के 1/4 मतलब चतुर्थांश औषधि देनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जितना घृत लेंगे उसका 1/4 औषधि देंगे। ठीक है, इसके बाद उसमें उन्होंने चूर्ण की मात्रा का भी वर्णन किया है। ठीक है, चूर्ण कितना लेंगे, तो चूर्ण है, तो अगर चूर्ण और मात्रा, ये देखिए मैंने चार्ट बनाया है, आप देख लीजिए। चूर्ण अगर दीपनीय है, ठीक है, दीपनीय चूर्ण में हस्त की अंगुली के अगले पर्व के समान। ठीक है, फिर उसके बाद अगर चूर्ण जीवनीय और संशमनीय है तो उसमें द्विगुण मात्रा। ठीक है, मतलब जो घृत है उसकी द्विगुण मात्रा। ठीक है, उसके बाद वमन विरेचन है तो वो आधा पर्व लेंगे। ठीक है, इसके बाद कषाय मात्रा देखते हैं, कषाय मात्रा क्या है। ठीक है, कषाय और मात्रा, अगर कषाय दोष नाशक है तो उसमें 2%। ठीक है, 1% में 192 ग्राम होता है तो 2% लेंगे। वामक विरेचक है तो उसमें 1%, और दीपनीय और संशमनीय है तो उसमें भी 2% लेंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद उन्होंने कल्क की मात्रा बताई है। इसके बाद कल्क मात्रा देखते हैं। कल्क अगर दीपनीय कल्क है तो इसे 1 कर्ष लेंगे। 1 कर्ष में 24 ग्राम आता है। ठीक है, 24 ग्राम को 1 कर्ष कहते हैं। उसके बाद जीवनीय और संशमनीय है तो 2 कर्ष लेंगे, और वमक विरेचक है तो 1 कर्ष लेंगे। ठीक है, इसके बाद काष्ठ औषधियाँ उन्होंने बताई हैं। काष्ठ औषधियाँ वह के अनुसार योग रत्नागर ने बताई हैं, वो देखते हैं। ठीक है, उसमें वय और मात्रा के अनुसार दिया हुआ है। तो प्रथम मास में 1 रत्ती। ठीक है, 1 रत्ती में 125 ग्राम होता है। फिर 2 से 12 मास तक, मतलब कि 1 साल तक, प्रति मास 1 रत्ती की वृद्धि। मतलब अगर 2 मास का है तो तो 2 से 12, अगर दूसरे महीने में है तो 2 रत्ती, तीसरे महीने में तो 3 रत्ती, ऐसे करते हुए फिर प्रत्येक वर्ष, फिर उसके बाद 1 मास की वृद्धि पे 1 ग्राम। ठीक है, इस तरह। ठीक है, फिर प्रत्येक वर्ष में 1 मासा की वृद्धि 1 ग्राम। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक वर्ष में 1 मासा की वृद्धि करेंगे। ठीक है, और 1 मासा में 1 ग्राम आता है। ठीक है, और 16, मतलब कि एग्जाम्पल लेंगे, अगर व्यक्ति 16 साल का है, बालक 16 साल का है तो उसको 16 ग्राम देंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ मॉडर्न का देखते हैं। मॉडर्न में भी उन्होंने वर्णन किया हुआ है। मॉडर्न में कुछ रूल्स हैं तो उन्हें देखते हैं, आइए। ठीक है, उसमें जो सबसे पहले जो आता है वो फ्राइट्स रूल है, मतलब कि जो क्वांटिटी है, औषधि की मात्रा है, वो कैसे डिसाइड की जाती है। तो सब मॉडर्न में सबसे पहले फ्राइट्स रूल होता है। ठीक है, फ्राइट्स रूल क्या होता है कि वैलिड फॉर, इसमें क्या है, ये वैलिड फॉर 2 ईयर्स चाइल्ड, मतलब कि 2 साल के बच्चों के लिए वैलिड है। तो इसमें अगर हमें मेडिसिन की मात्रा डिसाइड करनी है तो औषधि की मात्रा सामान्य मात्रा मल्टीप्लाई बाय शिशु की आयु माह में। ठीक है, मतलब कि सामान्य मात्रा जो नॉर्मल पर्सन को मात्रा दी जाती है वो शिशु की आयु माह में, मतलब कि जो बच्चे की एज है उसको मंथ्स में, और उसके बाद 150 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1/150। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है क्लार्क्स रूल। ठीक है, जो क्लार्क्स रूल है वो 2 वर्ष से ज़्यादा आयु के लिए यूज होता है। ठीक है, जो 2 वर्ष से ज़्यादा आयु के लिए, इसमें औषधि की मात्रा लेंगे। ठीक है, जो नॉर्मल सामान्य मात्रा है। बॉडी वेट लेंगे पाउंड्स में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, बॉडी वेट लेंगे पाउंड्स में, उसके बाद 150 से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और आता है जो सामान्य हम लोग भी यूज कर देते हैं, सामान्य सिद्धांत। ठीक है, तो जो यंग्स फॉर्मूला, ये सामान्य सिद्धांत। औषधि की मात्रा डिसाइड करनी हो तो जो सामान्य मात्रा है, ठीक है, सामान्य मात्रा, उसके बाद एज वर्षों में लिखेंगे, फिर नीचे भी एज वर्षों में लिख के +12। ठीक है,
तो एज जो है वो ईयर्स में +12 और सामान्य मात्रा मल्टीप्लाई बाई वर्षों में। तो इन दोनों को एक दूसरे मतलब कि डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये यूज भी होता है ज़्यादातर। तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी 2-2 नंबर में, तो इनको देख लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई आपको डाउट हो, ठीक है, डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।